नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली में जल संकट पर हाई लेवल बैठक हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने यह आपात बैठक बुलाई है। पानी की समस्या पर सरकार सक्रिय नजर आ रही है। तो दिल्ली जल संकट समाधान पर चर्चा की गई। तो दिल्ली में बढ़ती पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक का उद्देश्य राजधानी में जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करना और मौजूदा संकट के समाधान के लिए तत्काल कदम तय करना था। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और शहर के विभिन्न इलाकों में पानी की कमी, वितरण व्यवस्था और सप्लाई नेटवर्क की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन लीकेज, पुरानी वितरण प्रणाली और बढ़ती मांग के कारण पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इस पर सीएम ने निर्देश दिया कि मरम्मत कार्य तेज किया जाए और जिन इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या है वहां प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि जल प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की जाएगी, जिसमें पानी की बर्बादी रोकने और वितरण व्यवस्था को डिजिटल रूप से मॉनिटर करने पर जोर होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता को पानी की कमी से राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ प्रस्तावित परमाणु समझौते पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए सिचुएशन रूप में अहम बैठक हुई, जो लगभग 2 घंटे चली। बैठक का उद्देश्य अंतिम निर्णय लेना था, लेकिन किसी भी समझौते को मंजूरी नहीं दी गई। व्हाइट हाउस के अधिकारी के अनुसार ट्रंप केवल वही समझौता स्वीकार करेंगे जो अमेरिका के हित में होगा और उनकी रेड लाइन को पूरा करेगा, विशेषकर यह कि ईरान कभी परमाणु हथियार विकसित न करे। बैठक से पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो युद्ध खत्म करने के लिए कुछ सख्त शर्तों पर समझौता चाहते हैं, जिसमें ईरान का यूरेनियम संवर्धन रोकना और परमाणु कार्यक्रम सीमित करना शामिल है। इसके अलावा होर्मुज जल डमरू मध्य को बिना रोक टोक जहाजों के लिए खोलने और समुद्री सुरंगों को हटाने जैसी शर्तें भी सामने आई। दूसरी ओर ईरान ने इन दबावों को खारिज करते हुए कहा कि वो किसी बाहरी दबाव में निर्णय नहीं लेगा और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर नीति बनाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि परमाणु मुद्दे पर कोई अंतिम बातचीत नहीं हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और अनिश्चितता बनी हुई है। स्थिति गंभीर अभी भी नजर आ रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ट्रंप की ईरान डील बैठक बेनतीजा साबित हुई है और जिस तरीके की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही थी, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अभी किसी भी तरह की कोई समाधान यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो रमेश जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो रमेश ठाकुर जी हमारे मैनेजिंग एडिटर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ट्रंप की ईरान डील बैठक बेनतीजा यहां पर निकलकर सामने आई है और ईरान पर जो सख्त शर्तें ट्रंप की तरफ से रखी गई थी उसे मानने से ईरान ने इनकार कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है इस पूरी बैठक में भी संशय बना हुआ है और ये निकल के आ रहा है। अभी एक ग्लोबल मीडिया ने इस चीज को बताया, भी खंडन भी कर दिया है कि इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ युद्ध रोकने की बात कही गई है और इसमें परमाणु परीक्षण, परमाणु को इस्तेमाल करने की उस पे करार पे उस पे कोई बात ही नहीं हुई है। अब दूसरी तरफ मीडिया, जो हमारे यहाँ की जो मीडिया है, वो ये कह रही है कि व्हाइट हाउस में जो मीटिंग हुई है दोनों देशों के बीच में, वो परमाणु को लेके हुई है। तो इसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या चीजें हुई है। अब चूंकि जिस तरीके से व्हाइट हाउस और ट्रंप की तरफ से जो चीजें कही जा रही है उसके ऊपर तो विश्वास करना, आपको पता है, बहुत ही एक बचकाना सा कहा जाएगा। तो पूरी स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर किसी जो नाटो के द्वारा जो संधि बनी हुई है सारे देशों में जिनके पास परमाणु हथियार हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो परीक्षण भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेके अगर उन दोनों संधियों के बाद अगर कोई आगे बढ़ के परमाणु शक्ति का बेजा इस्तेमाल अगर कोई करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो ईरान हो कोई भी हो, तो उस पे मुझे लग रहा है कि ये जो शक्तियां हैं और जो समितियां हैं उनको आगे आना चाहिए और ये उनको कहना चाहिए कि इस तरीके से कोई सी हरकतें ना कर पाए। और रही बात, अगर ये बात अमेरिका खुद ही कह रहा है कि भाई आप परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो, और तो ऐसे वो दूसरा देश भी इतना बेवकूफी नहीं करेगा कि भाई हाँ
चलो इतनी ये सब चीजें हो रही हैं, चीजों को लेके अगर वो परमाणु शक्ति का परीक्षण करने के बाद में पता चला उसे जनहानि, मानव हानि इतनी सारियां हो जाएंगी जिसकी कल्पना भी तक कोई नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से ये निकल के आ रही है कि ये चीजें एंड में क्यों हो रही हैं, क्योंकि जब वॉर शुरू हुआ था 28 फरवरी को, उस समय से लेके बीच में हर तरीके के आधुनिक वेपन्स, आधुनिक जेट फाइटर, सब चीजों का इस्तेमाल तीनों कंट्रियों की तरफ से हुआ। इजराइल ने भी करा, इराक ने भी करा और अमेरिका ने भी करा। तब ये चीजें नहीं हो पाई। जब युद्ध बिल्कुल मध्यम पड़ चुका है और तकरीबन शांति है, ज्यादा इतनी चीजें नहीं हो रही हैं, हफ्ते में अगर कोई चीजें कहीं से कोई होता है गलतियां तो हो रही है, लेकिन फिर इसमें परमाणु की बात कहाँ से आई? तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा भी संशय बना हुआ इस खबर पे। लेकिन सबसे बड़ी जो गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप की तरफ से, या फिर अगर बात की जाए अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से, लगातार ये बयान निकलकर सामने आ रहा है कि जो युद्ध विराम है या युद्ध का खात्मा है वो तभी होगा जब अमेरिका के पक्ष में जो तमाम शर्तें हैं उन शर्तों को माना जाएगा। दूसरी तरफ ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि वो किसी भी बाहरी दबाव से पिघलने वाला नहीं है, या फिर किसी भी बाहरी दबाव के चलते वो किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लेगा, बल्कि अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा। ऐसे में युद्ध कहाँ खत्म होगा या किसी तरह की कोई संधि बनती हुई कहाँ नजर आ रही है? बिल्कुल बेहतरीन आपने सवाल करा, क्योंकि अभी तक ईरान ने किसी की बात मानी नहीं है और उनको पता था, क्योंकि इस समय जो अमेरिका जिस तरीके से अपने आप को शक्ति का पावर कर रहा है चारों तरफ, और कई कंट्रियों को उसने डराया हुआ है, इवन भारत को भी, भारत रूस से तेल खरीदेगा किससे उसकी वो तय करता है। तो ऐसे में अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़ा कोई नहीं हो पा रहा है। अब इस बीच में जब पाकिस्तान ने खुद ही अपने से हाथ बढ़ाया कि आप दोनों देश हमारे यहाँ आओ, उन्होंने अहमदाबाद टॉक रखी, तो वो भी विफल हो गई है। लेकिन हाँ, ईरान कभी भी ये उसने दरवाजे बंद नहीं करें कि कोई तीसरी कंट्री अगर आए बीच में, अगर समझौता करवाता है या इसको वॉर को रुकवाने की बात करता है तो स्वागत किया उन्होंने, तो स्वागत कर रहे हैं। अब बट बात यहाँ पे अमेरिका की आ जाती है ना, अमेरिका की बात से कोई एतबार कर नहीं रहा है, कोई कंट्री उसके सामने खड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो इतनी झूठ बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं और बाहर आके क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। अगर कोई खुल के अगर कंट्री उनका साथ भी दे देगी तो ये समझो कि अमेरिका फिर उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तो इसलिए अमेरिका के मामले में कोई भी हाथ डालने को राजी ही नहीं है। बिल्कुल। और अभी आप ग्लोबल स्तर की किसी मीडिया की बात करो, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे बिल्कुल नती तुली प्रतिक्रिया लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस की तरफ से जो भी प्रेस स्टेटमेंट लिखे जाते हैं और जो बाहर वायरल होते हैं, हमारे तक पहुंचते हैं, कि यकायक इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तान मीडिया हो, कोई भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। उन्होंने सही कहा। अब जिस तरीके से करार वाली बात हो रही है, परमाणु की शक्ति परीक्षण की बात हो रही है, तो इस बात को लेके भी दुनिया का मत ये बना हुआ है कि अपनी बादशाहत अमेरिका फिर बनाना चाहता है और उनके इमेज पे जितना डेंट इस समय पड़ चुका है, और तब उन चीजों के फजूल बातें लिख के बाहर कर देते हैं। जब एक छोटी सी कंट्री जब अमेरिका के सामने नहीं झुक रही है, उनकी बात को नहीं मान पा रही है, तो चाइना और भारत तो उनके लिए हमेशा के लिए फिर खतरा बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईरान ने बाहरी दबाव से फिलहाल इनकार कर दिया है और ट्रंप की ईरान डील बैठक पूरी तरह से बेनतीजा यहाँ पर साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। ट्रंप ने ईरान पर सख्त शर्तें रखी और ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने उन तमाम शर्तों को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव के चलते झुकने वाला नहीं है।
वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 के लिए महिला कुश्ती चयन ट्रायल्स के दौरान पहलवान विनेश फोगाट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रारंभ में वजन माप के बाद उन्हें केवल 50 किलोग्राम वर्ग में भाग लेने की अनुमति दी गई, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई और महासंघ पर भेदभाव का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने हस्तक्षेप किया और उन्हें 53 किलोग्राम वर्ग में भी ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई। विनेश का वजन 53.9 किलोग्राम पाया गया, जिसके बाद उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया गया। महासंघ का कहना था कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिकतर 50 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया है और भार वर्ग बदलने की आधिकारिक सूचना नहीं दी थी। दूसरी ओर विनेश ने कहा कि वो अभी कम से कम 2 साल तक प्रतिस्पर्धी कुश्ती जारी रखेंगी। ट्रायल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी और CRPF व RAF की तैनाती की गई। ये मामला पहले से चल रहे कानूनी और प्रशासनिक विवादों के बीच सामने आया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। अब ट्रायल के नतीजे एशियन गेम्स में भारतीय टीम के चयन को तय करेंगे। वहीं CBSE के री इवैल्यूएशन पोर्टल में हाल ही में गंभीर तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, जिसने लाखों छात्रों और अभिभावकों को परेशान कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार पेमेंट सिस्टम पर कथित मैलिशियस अटैक के बाद लगभग 50 छात्रों के खातों में अनाधिकृत एक्सेस दर्ज की गई, जिससे फीस की राशि में असामान्य बदलाव देखने को मिला। कुछ मामलों में फीस केवल 1 रुपये दिखाई दी, जबकि कुछ में ये बढ़कर 67 से 68 हज़ार रुपये तक पहुंच गई, जिससे भ्रम और चिंता की स्थिति पैदा हो गई। सूत्रों के मुताबिक ये समस्या पेमेंट गेटवे में सुरक्षा खामी के कारण हुई, जहां कुछ अनाधिकृत प्रवेश की घटनाएं सामने आई। इसके चलते पोर्टल की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई और कई छात्रों को आवेदन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय सक्रिय हुआ और सिस्टम को मजबूत करने के लिए 4 सरकारी बैंकों SBI, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जोड़ा गया। इसके अलावा IIT मद्रास और IIT कानपुर के विशेषज्ञ, साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की टीम जांच में जुटी। तकनीकी सुधार के तहत पोर्टल को अमेजॉन वेब सर्विस AWS पर माइग्रेट किया गया, ताकि क्षमता बढ़े और सिस्टम अधिक सुरक्षित व स्थिर हो सके। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईद मिलाप कार्यक्रम में कहा कि मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनके धार्मिक मामलों को बार बार विवाद का विषय बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अजान, नमाज और मुस्लिम त्योहारों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़े किए जाते हैं, जबकि अन्य धार्मिक आयोजनों पर इसी तरह की आपत्तियां नहीं उठती। ओवैसी ने स्पष्ट कहा कि मुसलमान किसी भी परिस्थिति में नमाज नहीं छोड़ेंगे और अपने धार्मिक अधिकारों का पालन जारी रखेंगे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि सभी नागरिकों को धर्म पालन की स्वतंत्रता है। साथ ही उन्होंने तुर्कमान गेट, मलियाना, हाशिमपुरा और नेली जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद मुस्लिम समुदाय देश में बना रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कई धार्मिक जुलूसों और आयोजनों के दौरान सार्वजनिक स्थानों का उपयोग होता है, लेकिन केवल मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। वहीं गोंडा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 41 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। पुलिस के अनुसार NDPS एक्ट के 898 मुकदमों से जुड़े 15 क्विंटल से अधिक मादक पदार्थों को सुरक्षित तरीके से उनका निस्तारण किया गया। ये कार्रवाई मौजापुर चीनी मिल स्थित इंसिनेटर में की गई, जहां सभी ड्रग्स को कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए जलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाना और मादक पदार्थों के दोबारा दुरुपयोग की संभावना को खत्म करना है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 29/5/2026 को ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद गोंडा के विभिन्न थानों में पंजीकृत 898 मुकदमों से संबंधित करीब 15 क्विंटल 11 किलोग्राम मादक पदार्थों को मैजापुर चीनी मिल में जलाकर नष्ट किया गया है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 41। वहीं कन्नौज में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय के उप निबंधक और एक प्राइवेट कर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सदर तहसील स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कराने के नाम पर एक अधिवक्ता से 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। आरोप है कि उप निबंधक अश्विनी वर्मा और प्राइवेट कर्मी जितेंद्र कुमार कुशवाहा इस मांग में शामिल थे। पीड़ित अधिवक्ता ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की और शिकायत के सत्यापन के बाद दोनों पक्षों के बीच 60,000 रुपए में सौदा तय हुआ। निर्धारित योजना के तहत अधिवक्ता रिश्वत की रकम लेकर कार्यालय पहुंचा। जैसे ही रुपए उप निबंधक को दिए गए और उन्होंने रकम प्राइवेट कर्मी को सौंपी, एंटी करप्शन टीम ने दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद
टीम दोनों आरोपियों को सदर कोतवाली लेकर पहुंची, जहां आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। इसके बाद दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए कानपुर ले जाया गया। एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर अंबेडकर नगर समेत पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस क्रम में अंबेडकर नगर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता की अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने की। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, कानून व्यवस्था और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस का पक्ष रखा गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आम जनता कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है और सरकार इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने में विफल रही है। प्रेस वार्ता में पार्टी की नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों को विस्तार से रखा गया। बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव जी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता कर रही जी। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, प्रेस वार्ता कर रही? आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में एक साथ प्रेस वार्ता के आह्वान किया है और हम लोगों की मांग है कि भाजपा के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, आय से ज्यादा संपत्ति उनके पास है, उसकी हम लोग जांच की मांग करते हैं। और उत्तर प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था चरमराती जा रही है, पेपर लीक होते जा रहे हैं, बड़े से बड़े घोटाला होता जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेके आम जनमानस के साथ जाना चाह रही है। हमारी मांग है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, लाइन ऑर्डर खराब हो चुका है, बिजली की बात करते हैं, गर्मी का महीना चल रहा है, न तो गांव में बिजली है न तो शहरों में बिजली है। एक तरफ तो सरकार वाहवाही लूट रही है, मंत्री जी कहते हैं कि 18-18 घंटे बिजली गांव में दी जा रही है, लेकिन आप जानकारी आप सब कर सकते हैं कि बिजली की क्या व्यवस्था है कि गांव से लेकर शहरों तक बिजली नहीं है। उनके ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, बनाने की व्यवस्था नहीं है, 10-10 दिन लग जा रहा है। गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं पा रहा है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन बिल्कुल उनके साथ खड़े नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी का उन्होंने वादा किया था। हाँ, स्मार्ट सिटी तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं दे पाए, लेकिन स्मार्ट मीटर नौजवानों, किसानों को जरूर पकड़ा के चले गए, जिससे आज स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन उनके साथ घटनाएं बढ़ती जा रही है। नौजवान जब रोजगार मांगता है, बड़ा दुर्भाग्य का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के एक CGI, एक जज ने जिस तरीके से नौजवानों को काकरोच शब्द से प्रयोग किया है, ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है कि जब नौजवान अपना रोजगार मांगता है, अपने शिक्षा की बात करता है, तो काकरोच हो जाता है, उसको पीटा जाता है, उसकी कमर को तोड़ा जाता है, वो काकरोच हो गया है। अगर वो शिक्षा की बात करता है, अपने रोजगार की बात करता है, अपने भविष्य की बात करता है, जो हमारी बहनें, हमारे युवा साथी 24-24 घंटे कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और जब उनका समय आता है तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं। अम्बेडकर नगर में कई ऐसी टंकियां जहां पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं, लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ साथियों से पता चला था कि 2-3 दिन पहले कि अम्बेडकर नगर जैसे जिले में 40-40 पंपों पे डीजल नहीं है। पेट्रोल के क्राइसिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ आप जब सरकार बनानी होती है, जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, इनके सारे मंत्री दर्जनों हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे थे, तब कोई क्राइसिस नहीं था। जैसे ये प्रदेश को लूटना चाहते हैं, हमारे विधायकों को खरीदते हैं, आए दिन प्रदेशों को बेच लिया जा रहा है। इनके नेता, इनके मंत्री, इनके PM, इनके मुख्यमंत्री बड़े बड़े काफिले चलते हैं, तब तो डीजल का क्राइसिस नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, चैनल के माध्यम से आते हैं, बस रोना केवल करते हैं। जी, अम्बेडकर नगर में 2 महीने के भीतर 2 लूट हुई है, एक 17 लाख की, एक 12 लाख की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी हम कुछ देर पहले अम्बेडकर नगर अंतर्गत कजरी नंदापुर में हम गए थे। एक हमारा साथी नौजवान
नौजवान लड़का है प्रदीप, क्या नाम है? प्रदीप चौहान, उनके सीने पे पिस्टल लगा के उस घर की डकैती की गई। उनके घर के तिजोरियों को तोड़ा गया। उनके गांव का माहौल बहुत खराब हो चुका है, डर है, तासत है। लेकिन 24 तारीख की घटना होती है, आज 29 तारीख है, न तो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके घर पे, कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा है, न तो कोई सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। अम्बेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में लाशें मिल रही, हत्याएं हो रही, उसको लेकर क्या करेंगे आप? इस जिले के लिए तो कई बार कह चुका हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है कि जिस तरीके से आए दिन लूट, हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, एक्सीडेंट चरम पे है। आप इस महीने का डाटा ले लीजिए कि कितनी इस महीने में कितनी हत्या और लूट हो चुकी है। तो लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और यहाँ का जनमानस, आम आवाम सब जान चुके हैं और इनको आने वाले समय में निश्चित है कि जनता जवाब देगी। अम्बेडकर नगर से अमित। वहीं थाना भवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के कैंप कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह श्रद्धा और सम्मान से भरा रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग के सच्चे हितैषी थे। महान किसान नेता, सदैव किसानों के लिए संघर्ष करने वाले भारत के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम सब सादर नमन करते हैं। उनका पूरा जीवन सादगी से भरा था, उनका पूरा जीवन ईमानदारी से भरा हुआ था। राजनीति में शुचिता कैसे हो, राजनीति में ईमानदारी से कैसे आगे बढ़ा जाए, ये हमेशा उनके जीवन के अंदर रहा। उन्होंने बहुत सारे सामान्य परिवार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया। अपना पूरा जीवन देश की सरकार ने लिए हैं। यदि मैं बात करूं तो चौधरी साहब जहां से सांसद रहे, उन्हीं के कर्म क्षेत्र में रमाला शुगर मिल में किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चौधरी साहब को समर्पित करते हुए वहाँ रमाला शुगर। वहीं बेंगलुरु में चित्रकूटा कौशल्या स्कूल परिसर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग तेजी से फैली, जिससे स्कूल परिसर में रखे सामान और ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया गया ताकि आग को आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने स्कूल परिसर को खाली करवा लिया है और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों को भी घेर लिया गया है। उधर पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है, जिससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं। कांग्रेस नेताओं के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रही हैं, जिसके कारण परिवहन लागत से लेकर आवश्यक वस्तुओं तक के दाम प्रभावित हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न जिलों और शहरों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। तो अगली खबर बेंगलुरु से, जहां चित्रकूटा इलाके में स्थित कौशल्या स्कूल में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया। बताया जा रहा है कि आग स्कूल परिसर के एक हिस्से में लगी, जिसके बाद धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा।
वहीं उधम सिंह नगर के कटीमा क्षेत्र की दक्षिणी जौलासाल रेंज की लॉट संख्या 24 में पेड़ों की ढुलाई को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार लॉट संख्या 24 में पेड़ों की ढुलाई का ठेका ठाकुर सिंह को मिला था। कुल 1210 पेड़ों में से वन विभाग की तरफ से 906 पेड़ों का कटान किया गया था, जिनकी ढुलाई ठेकेदार द्वारा पूरी कर ली गई थी, जबकि 304 पेड़ों का कटान और ढुलाई शेष बताया जा रहा था। ठेकेदार ठाकुर सिंह का आरोप है कि वर्ष 2026 में जब वो दोबारा लॉट क्षेत्र में पहुंचे, ना तो छपान किए गए पेड़ मिले और ना ही कटे हुए पेड़ों के लट्ठे। इस संबंध में उन्होंने प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक को सूचना दी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ठेकेदार का कहना है कि मौके पर केवल 30 पेड़ दिखाए गए और उन्हें पेड़ों की संख्या को लेकर सवाल न उठाने की बात कही गई। आप लोगों को अभी इनने बयान दिया कि विभाग का काम है कटवाना। मैंने विभाग को कहा कटवाओ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इनने कटवाया नहीं, बॉन्ड रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं करे। उसकी वजह क्या थी? अभी इनने एक बात बोली कि इनके 2 टेंडर थे। मैं इन्हीं की बात के अनुसार आपको ये जांच दे रहा हूँ कि 154 नंबर लॉट मेरे नाम से नहीं थी। ये यहाँ के इकाई इंचार्ज हैं, ये इतना झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो इनकी ये जांच होनी चाहिए कि 154 नंबर लॉट जो है कलावती देवी के नाम से थी, और वहाँ भी ये इंचार्ज थे। इनने एक चीज ये कहा कि वो पहले वहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे। परिस्थितियाँ थी, नहीं हो पाई। ये लॉट फिर अगले साल आई 24-25 में। तो 24-25 में जो है इनका टेंडर इन्हीं के नाम का था, और इसके अलावा इनकी एक लॉट और थी 154 उस टाइम पे। तो पहले 2 लॉट इनकी साथ में चल रही थी, तो हमने इनको बोला कि दोनों लॉटों में काम करो। तो इन्होंने बोला पहले मैं अपनी एक फाइनल करूँगा, फिर दूसरी वाली काटूंगा। तो पहले 154 में हुआ, उसके लिए हमने 3 नोटिस लिखे थे, उसके बाद जाके लॉट फाइनल हुई। फिर हमने 24 वाली में हमने काम उससे पहले ही लगा दिया था। मेरे ख्याल से 10 दिन हमारा काम चलता है केवल जून तक, मतलब ये बरसात, जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है तो बंद हो जाता है। तो हमने जैसे उन्होंने नहीं करना चाहे तो हमने उनको कहा कि आप इसको किसी तरीके से फाइनल करिए विभागीय रूप से। हम विभागीय रूप से भी करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।